सदियों तक गुमनाम रहने वाला एक मामूली और सस्ता सा बीज क्या वाकई इतना ताकतवर हो सकता है कि वो दुनिया की दो बड़ी सुपर पावर्स अमेरिका और चीन को एक दूसरे के मद्दे मुकाबले ला खड़ा करे? क्या यह मुमकिन है कि हमारी पूरी दुनिया की ग़िज़ाई बका और लाखों एकड़ जंगलात की तबाही का सारा दारोमदार सिर्फ और सिर्फ एक फसल पर है? और सबसे अहम ये कि इस आलमी बिसात पर पाकिस्तान और इंडिया दुनिया की 1/4 आबादी के साथ आखिर कहाँ खड़े हैं? कैसे हैं दोस्तों? हम एक ऐसे मौजू पर बात करने जा रहे हैं जो बज़ाहिर बहुत मामूली लगता है, लेकिन हकीकत में इस पर पूरी दुनिया की बका का इन्हिसार है, और वो सोयाबीन का बीज है। आज कुराए अर्ज की ग़िज़ाई सलामती इसी एक बीज से जुड़ी है। आप सोच रहे होंगे आखिर क्यों? इसलिए कि हम इससे सोया का दूध और तेल तो बनाते ही हैं, लेकिन इसका सबसे अहम इस्तेमाल सोया की खल यानी सोया मील है, जो आज पूरी दुनिया में गायों, मुर्गियों और दीगर पालतू जानवरों की खुराक का बुनियादी जुज़ बन चुका है। ये वीडियो है इन बीजों के हैरत अंगेज सफर की, जिनकी इब्तदा बरआज़म एशिया की मिट्टी से हुई, लेकिन वक्त के थपेड़ों ने इन्हें अमरीकी बरआज़म तक पहुंचा दिया, जहां आज 3 बड़े ममालिक ब्राज़ील, अमेरिका और अर्जेंटाइन इसकी आलमी पैदावार पर राज कर रहे हैं। हम देखेंगे कि किस तरह यूरोप इस तिजारती इन्हिसार के आगे बेबस है, खास तौर पर मौजूदा अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से छेड़ी गई तिजारती जंग के बाद। चीनियों की हालत भी कुछ मुख्तलिफ नहीं है, जो अमरीकी सोयाबीन के मोहताज तो हैं, मगर उनके पास जवाबी वार के लिए ऐसे संगीन हथियार मौजूद हैं जो आपको हैरान कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सोयाबीन की आलमी जंग की वो सनसनीखेज दास्तान जो तमाम बरआज़मों पर इस वक्त फैली हुई है। सोयाबीन की इस वसी आलमी मंडी पर, जैसा कि हमने पहले जिक्र किया, 3 ताकतों की इजारादारी है। ब्राज़ील, जो आज दुनिया का सबसे बड़ा सोयाबीन काश्त करने वाला मुल्क है। दूसरा अमेरिका, जो इसकी सनती काश्त का बानी है। और अर्जेंटाइन, जिसकी पूरी ज़रई ताकत अब इसी फलीदार पौधे पर खड़ी है। ये तीनों ममालिक मिलकर दुनिया भर की 80% से ज्यादा बरामदात को कंट्रोल करते हैं, और इनके मद्दे मुकाबिल 2 सबसे बड़े खरीदार खड़े हैं। एक यूरोपीय यूनियन, जिस पर हम बाद में तफसीली बात करेंगे, और दूसरा सबसे बड़ा खरीदार है चीन। बीजिंग हर साल 10 करोड़ यानी 100 मिलियन टन सोयाबीन इंपोर्ट करता है, जो आलमी तिजारत का तकरीबन 2/3 बनता है। 1990 की दहाई से चीन ने एक अहम स्ट्रेटेजिक फैसला किया था। उसने अपनी जमीनों पर सोयाबीन उगाने की बजाय इसकी पैदावार को बैरूनी ममालिक पर छोड़ दिया था, ताकि वो अपनी तवज्जो सनती तरक्की पर मरकूज कर सके। यही वजह है कि आज दुनिया की ग़िज़ाई तवाज़ुन की चाबियां इन 3 बड़े पैदा कुनंदा ममालिक के हाथ में हैं। मार्केट का हुजम इतना वसी है कि 2023 में आलमी पैदावार तकरीबन 39 करोड़ यानी 390 मिलियन टन को छू रही थी। आपको शायद अंदाजा ना हो, मगर सोयाबीन हमारी रोजमर्रा खुराक का वो गैर मरई जुज़ है जो हर जगह मौजूद है। आपके चिकन नैगेट्स, मटन, बीफ और दूध के गिलास के पीछे भी सोयाबीन ही का कमाल है। अगरचे इन फलीदार पौधों का बामुश्किल 19% हिस्सा बराह रास्त इंसानी खुराक में इस्तेमाल होता है, मगर ये जानवरों की खुराक के लिए नागुज़ीर बन चुका है। दुनिया भर की 75% सोयाबीन गायों, मुर्गियों और भेड़ बकरियों के वसी कमर्शियल फार्म्स का पेट भरने के लिए इस्तेमाल होती है। इसे उगाना निहायत आसान है और इसमें प्रोटीन का खजाना छुपा है, जो मवेशियों की इंतहाई कम लागत में और तेजी से अफजाइश मुमकिन बनाता है। इसके अलावा पैदावार का 4% हिस्सा बायोफ्यूल बनाने में भी काम आता है। गोश्त की आलमी सनत का ये सबसे बड़ा सतून आज मकई, गंदम और चावल के बाद दुनिया की 4थी सबसे बड़ी ज़रई फसल बन चुका है। ये तो था सोयाबीन का मौजूदा अरूज और उसकी आलमी मंडी पर गिरफ्त का अहवाल, लेकिन यहाँ एक ऐसा हैरान कुन सवाल पैदा होता है जो तारीख के औराक पलटने पर मजबूर कर देता है। आखिर सदियों तक गुमनाम रहने वाला एशिया का ये मामूली सा पौधा महज 1 सदी के अंदर पूरी दुनिया पर कैसे काबिज हो गया, और वो कौन सा हौलनाक वाकया था जिसने अमेरिका को इसे एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने का मौका दिया? इसका जवाब तलाश करने के लिए हमें माजी में जाना पड़ेगा। सोयाबीन की कहानी गालबन 3000 कबल मसीह में शुमाल मशरकी चीन से शुरू होती है, जहां इंसानों ने पहली बार इसे काश्त करना सीखा। अपनी भरपूर ग़िज़ाइयत की वजह से ये आहिस्ता आहिस्ता देहातियों की खुराक का हिस्सा बन गया, जो उसे तोफ़ो और सोया दूध की शक्ल में इस्तेमाल करते थे।
طویل عرصے تک اس بیج کی کاشت ثانوی حیثیت ہی کی حامل رہی۔ رفتہ رفتہ یہ کوریا اور جاپان جیسے پڑوسی ممالک تک تو پہنچی، مگر عالمی سطح پر اپنی پہچان نہ بنا سکی، یہاں تک کہ 1933 میں بھی عالمی پیداوار کا 87% حصہ صرف چین اور منچوریا ہی پیدا کر رہے تھے۔ اصل کھیل اور بڑی تبدیلی 1930 کی دہائی میں شروع ہوئی، جب امریکہ کی بدولت سویا بین کی باقاعدہ صنعت کاری کی بنیاد رکھی گئی۔ 1931 میں جب جاپان نے منچوریا پر قبضہ کیا تو امریکہ کا سویا بین کا سپلائی چین کٹ گیا۔ اس اہم وسائل سے محروم ہونے کے بعد امریکی صدر روز ویلٹ کی حکومت نے فیصلہ کیا کہ اب وہ اسے خود اگائیں گے۔ انہوں نے زرعی تحقیق میں بھرپور مدد کی، زیادہ پیداوار دینے والے بیج متعارف کرائے اور سویا بین اگانے پر کسانوں کو سبسڈیز دیں۔ مکئی کے ساتھ مل کر یہ گوشت کی صنعتی پیداوار کا ایک اہم کلیدی حصہ بن گیا۔ دوسرا فیصلہ کن موڑ دوسری جنگ عظیم کے فوراً بعد آیا۔ مارشل پلان کے تحت امریکہ نے اپنا اضافی سویا بین یورپ میں کھپانے کا فیصلہ کیا، جو جنگ سے تباہ حال یورپی لائیو سٹاک کی صنعت کو تیزی سے بحال کرنے کے لیے انتہائی اہم ثابت ہوا۔ 1962 میں جب یورپ نے اپنی کامن ایگریکلچر پالیسی وضع کی تو انہوں نے اناج، دودھ اور گوشت پر تو توجہ دی، لیکن جہاں تک سویا بین کا تعلق تھا انہوں نے اسے امریکیوں سے ہی بھاری مقدار میں خریدنے کا آسان راستہ چنا۔ 1970 کی دہائی تک امریکہ سویا بین کا دنیا کا سب سے بڑا ایکسپورٹر بن چکا تھا۔ اس نے ایک ایسا مکمل ایگرو انڈسٹریل نیٹ ورک بچھا دیا تھا جس نے بیج بونے سے لے کر گوداموں اور پھر بندرگاہوں کے ٹرمینلز تک ہر کڑی پر اس کا کنٹرول تھا۔ لیکن 1973 میں ایک موسمیاتی آفت نے یورپ کے اس انتہائی انحصار کی کلی کھول دی۔ امریکہ میں ایک غیر معمولی خشک سالی آئی اور قلت سے بچنے کے لیے صدر نکسن نے برآمدات پر مکمل پابندی لگا دی۔ اس پابندی کا عالمی منڈی پر ایک ایسا ظالمانہ اثر پڑا کہ قیمتیں 4 گنا بڑھ گئیں۔ بوکھلاہٹ میں آ کر اس کی تلافی کے لیے یورپ نے جانوروں کو اینیمل میل یعنی مردہ جانوروں کی ہڈیوں اور گوشت سے بنا ہوا پاؤڈر کھلانا شروع کر دیا۔ قدرت کے خلاف یہ بغاوت زیادہ دیر نہ چل سکی اور 1990 کی دہائی میں یہ نظام دھڑام سے گر گیا۔ میڈ کاؤ نامی بیماری کے ہولناک صحت کے سکینڈل نے یورپی یونین کو مجبور کر دیا کہ وہ اینیمل میل پر مکمل پابندی لگائیں اور دوبارہ اسی ناگزیر چھوٹے بیج یعنی سویا بین کی طرف رخ کریں۔ اس طرح امریکہ نے محض ایک صدی میں ایک سادہ غذائیت بخش پودے کو عالمی غذائی سلامتی کا سب سے بڑا ستون بنا دیا۔ لیکن جب تجارت جغرافیائی سیاست میں بدل جائے اور امریکہ اسے بیجنگ کے خلاف ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کرنے لگے تو پھر چین جیسے معاشی دیو نے کیا جوابی وار کیا جس نے امریکی کسانوں کو سڑک پر لا کھڑا کیا۔ اس محاذ آرائی کو گہرائی سے سمجھنے کے لیے ہمیں ریاست متحدہ امریکہ کے عین وسط یعنی آیووا کے عظیم میدانوں کا رخ کرنا ہوگا۔ یہاں سویا بین کے کھیت تقریباً 40 لاکھ ایکڑ رقبے پر تا حد نگاہ پھیلے ہوئے ہیں۔ یہاں کے کسان ہر سال 1.60 کروڑ یعنی 16 ملین ٹن سے کم سویا بین نہیں اگاتے، جو اکیلے امریکہ کی کل پیداوار کا 13.5% بنتا ہے۔ آیووا اور مڈ ویسٹ کی دیگر ریاستیں جیسے نارتھ ڈکوٹا، ساؤتھ ڈکوٹا، نیبراسکا، کینسس، ایلینوائے اور انڈیانا، ان سب کی خوشحالی کا سب سے بڑا محرک سویا بین کی کاشت رہی ہے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ ریاستیں ڈونلڈ ٹرمپ کے ووٹروں کا مضبوط ترین گڑھ مانے جاتے ہیں۔ 1995 سے 2024 کے درمیان امریکہ میں سویا بین کی کاشت کے رقبے میں 40% کا حیرت انگیز اضافہ ہوا، یہاں تک کہ یہ امریکہ کی سب سے بڑی زرعی ایکسپورٹ بن گئی۔ اس امریکی پیداوار کا تقریباً 20% حصہ یورپی یونین خریدتا ہے، لیکن اصل خریدار چین ہے جو 52% ایکسپورٹ اکیلا ہضم کر لیتا ہے، اور یہیں سے اس ہتھیار کا رخ مڑ گیا۔ جب امریکی انتظامیہ نے چین پر بھاری کسٹم ڈیوٹیز اور ٹیرف لگائے تو بیجنگ نے سخت جوابی کارروائی کا فیصلہ کیا۔ شی جن پنگ کے چین نے اپنی درآمدات میں اس حد تک کٹوتی کر دی کہ ستمبر 2025 تک امریکی سویا بین کا مکمل بائیکاٹ کر دیا۔ اس ایک فیصلے کا نتیجہ مڈ ویسٹ کے کسانوں کے لیے ایک اتھا اور تباہ کن معاشی نقصان کی صورت میں نکلا، اور 2025 کے موسم گرما تک سویا بین کی قیمتیں اوندھے منہ گر گئیں۔ اگر سویا بین جیسا یہ چھوٹا اور غیر متوجہ کرنے والا یہ پودا چین اور امریکہ کی مسابقت میں ایک جغرافیائی اور سیاسی ہتھیار بن گیا ہے تو اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ اس کی پیداوار دنیا کے چند ہی خطوں تک انتہائی محدود ہے۔ امریکہ کی اس اجارہ داری اور چین کے ساتھ اس کے ٹکراؤ نے عالمی منڈی میں ایک بہت بڑا معاشی خلا پیدا کر دیا۔ اس موقع سے فائدہ اٹھانے کے لیے سال 2000 کے آغاز میں دنیا کے نقشے پر 2 نئے اور دیو قامت زرعی کھلاڑی ابھرے جنہوں نے گلوبلائزڈ مارکیٹ کا نقشہ ہی بدل کر رکھ دیا۔ مگر کیا آپ جانتے ہیں کہ اس بے تحاشا معاشی ترقی کی قیمت ہماری زمین کو کس تباہی کی صورت میں چکانی پڑ رہی ہے؟
जनूबी अमेरिका में दो ममालिक ब्राजील और अर्जेंटाइन ने 1970 की दहाई में ही तेजी से बढ़ती हुई आलमी मांग को पूरा करने के लिए वसी पैमाने पर सोयाबीन पैदा करने के फायदे को भांप लिया था। ब्राजील में रियासत ने सिराडो के इलाके को आबाद करने की भरपूर हौसला अफजाई की। ये इलाका पाकिस्तान के कुल रकबे के 2 गुना से भी बड़ा और एक वसी और अरीज सवाना यानी कुदरती घास का वसी इलाका है, जिसे कभी ज़राअत के लिए कतई नामौजू समझा जाता था। मगर जदीद ज़रई तहकीक और वसी पैमाने पर मशीनरी के इस्तेमाल ने सिराडो को ब्राजीलियन सोयाबीन पैदा करने वाला सबसे बड़ा खिता बना दिया है। 20 सालों में पैदावार दुगनी हो गई। नतीजा ये निकला कि ब्राजील आज दुनिया का सबसे बड़ा सोयाबीन पैदा करने वाला मुल्क बन चुका है, जिसने 2024 में तकरीबन 16.5 करोड़ यानी 165 मिलियन टन की शानदार फसल हासिल की। अर्जेंटाइन ने भी इस सब्ज सोने का एक शानदार अरूज देखा है। तकरीबन 30 सालों में इसने मुल्क की जमीनों पर इस तरह कब्जा जमाया है कि 1995 में 60 लाख एकड़ से बढ़कर आज ये तकरीबन 2 करोड़ यानी 20 मिलियन एकड़ पर काश्त किया जाता है। दुनिया के तीसरे सबसे बड़े पैदा कुनंदा के तौर पर अपना लोहा मनवाने के लिए अर्जेंटाइन ने 1990 की दहाई से जीनियाती तौर पर तब्दील शुदा अजनास के वसी इस्तेमाल का इंतखाब किया। ग्लाइफोसेट यानी जड़ी बूटी मार दवा के खिलाफ मज़ामत रखने वाली इन ट्रांसजेनिक फसलों ने पैदावार के नए रिकॉर्ड तोड़े और बरामदात के लिए 2 हेकल फार्म्स कायम कर दिए। लेकिन इस शानदार मुआशी कामयाबी के पीछे इंतहाई तशवीशनाक पहलू छुपा है। मुसलसल बंजर होती मिट्टी, कीमियाई मादों पर शदीद इन्हसार और बीजों की मार्केट पर BASF और बायर जैसी मल्टीनेशनल कंपनियों का कंट्रोल। जनूबी अमेरिका में फैलने वाला ये एग्रो बिजनेस मॉडल दर हकीकत हौलनाक माहौलियाती नतायज का सबब बन रहा है। आइए देखते हैं कैसे। अगर आप सैटेलाइट कैमरों से देखें तो सोयाबीन का फैलाव एक बेरहम सैलाब की तरह आगे बढ़ता दिखाई देता है। सबसे ज्यादा मुतासरा इलाकों अमेज़न, सिराडो और चाकू में जंगलात की कटाई की सबसे बड़ी बिलवास्ता वजह यही सोयाबीन है। ब्राजील में साल 2000 के बाद से साफ किए गए नए रकबे का 40% से ज्यादा हिस्सा सिर्फ सोयाबीन की काश्त के लिए इस्तेमाल हुआ है। अर्जेंटाइन में भी शुमाल की जानिब इसकी तोसी ने 60 लाख एकड़ से ज्यादा जंगलात का सफाया कर दिया है। इस कदर भारी माहौलियाती कीमत के बावजूद सोयाबीन की वसी काश्त ने जनूबी अमेरिका को आलमी तिजारत का एक बड़ा खिलाड़ी बना दिया है। ये अपना ज्यादातर सोयाबीन चीन और उसके बाद यूरोप को एक्सपोर्ट करता है। जहां एक तरफ यूरोपीय यूनियन 2026 से दरामद कुनंदरगान पर यह साबित करने की शर्त लगाकर जनूबी अमरीकी सोयाबीन की आमद को रेगुलेट करने की कोशिश कर रही है कि उनकी मसनूआत ने जंगलात की कटाई में हिस्सा नहीं लिया, वहीं दूसरी तरफ चीन ने बरे-आज़म में अपनी सप्लाई के जराये को महफूज बनाने का रास्ता चुना है। इस मकसद के लिए चीन ने जनूबी अमरीकी बंदरगाहों में भारी सरमायाकारी करके और ब्राजील और अर्जेंटाइन के साथ स्ट्रेटेजिक मुआहदों पर दस्तखत करके जनूबी अमरीका में अपनी नई शाहराए रेशम यानी सिल्क रूट को वुसअत दी है। जब हम इस बिसात पर आलमी ताकतों की ये रस्साकशी देखते हैं तो यहाँ एक इंतहाई अहम सवाल ये उभरता है कि इस पूरी जुग्राफियाई सियासत में जनूबी एशिया बिलखसूस पाकिस्तान और इंडिया कहाँ खड़े हैं। हकीकत ये है कि तकरीबन 2.25 अरब आबादी का ये खिता इस आलमी खेल में एक खामोश मगर इंतहाई कमजोर खिलाड़ी है। जहां एक तरफ बड़ी ताकतें मंडियों पर कब्जे की जंग लड़ रही हैं, वहीं जनूबी एशिया महज इस जंग के माशी झटके बर्दाश्त करने पर मजबूर है। इंडिया जो कि दुनिया में सोयाबीन पैदा करने वाले चंद बड़े ममालिक की फहरिस्त में तो आता है, मगर इसकी अपनी मकामी खपत इस कदर ज्यादा है कि वो आलमी मंडियों को कंट्रोल करने के बजाय उल्टा उसका मोहताज है। इंडिया का वसी और इस डेयरी और पोल्ट्री सेक्टर और खुर्दनी तेल की बेपनाह तलब इसे ब्राजील और अर्जेंटाइन से सोयाबीन और तेल और दीगर अजनास भारी मिकदार में इंपोर्ट करने पर मजबूर करती है। आलमी मंडी में सोयाबीन की कीमतों में होने वाला हल्का सा उतार चढ़ाव भी इंडियन मार्केटों में महंगाई का तूफान खड़ा करने की सलाहियत रखता है। दूसरी जानिब पाकिस्तान की सूरत हाल इससे भी ज्यादा नाजुक है। पाकिस्तान सोयाबीन की मकामी पैदावार के हवाले से तकरीबन 0 पर खड़ा है, लेकिन इसकी खरबों रुपए की पोल्ट्री की सनत की बका का पूरा दारोमदार इसी गैर मुल्की सोया मील की दरामद पर है। हालिया बरसों में जब पाकिस्तान में डॉलर्स की कमी या GMO बीजों की क्लियरेंस के मसाइल पैदा हुए तो बंदरगाहों पर सोयाबीन के जहाज रुकने से पूरी पोल्ट्री इंडस्ट्री रातों रात तबाही के दहाने तक पहुंच गई और आवाम के लिए गोश्त की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। गर्ज ये कि सुपर पावर्स की इस मुआशी लड़ाई में जनूबी एशिया के गरीब और मुतवस्सित तबके का दस्तरखान बराह रास्त निशाने पर है। एक तरफ अमरीकी बालादस्ती के टूटते तिलिस्म और दूसरी तरफ जनूबी अमेरिका में जंगलात की चिता पर खड़ी होने वाली
वाली इस मईशत ने एक ऐसा आलमी बहरान खड़ा कर दिया है जिसका सीधा असर यूरोप और एशिया के मुस्तकबिल पर पड़ रहा है। लेकिन क्या यूरोप इस नए जाल से बचने के लिए वाकई कोई ठोस कदम उठा पाएगा या फिर नए मुआहदों की आड़ में एक नई तिजारती गुलामी का शिकार हो जाएगा? ये थी वो सोयाबीन की वो तहलका खेज जुग्राफियाई सियासत और उसकी वो भारी माहौलियाती कीमत जो साल साल से कायम अमरीकी बालादस्ती का नतीजा थी। एक ऐसी बालादस्ती जिसने यूरोप और एशिया को शदीद इन्हिसार की दलदल में धकेल दिया। क्या पाकिस्तान और इंडिया को अपनी ग़िज़ाई सलामती के लिए सोयाबीन की दरामद पर इन्हिसार ख़त्म करके उसे बड़े पैमाने पर काश्त करना चाहिए या फिर अपनी ज़रूरत के लिए कोई दूसरा मुतबादिल रास्ता तलाश करना होगा? अपनी राय का इजहार नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा, हमें आपके जवाब का इंतजार रहेगा। अगर आपको हमारी ये मालूमाती काविश पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना मत भूलें और हाँ, आलमी सियासत, मईशत और दुनिया के बदलते हुए हालात पर ऐसी ही गहराई और हक़ाइक़ पर मबनी वीडियोस देखने के लिए जी व्यू को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें।